ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें अमेरिका ने 10 देशों की एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें यूके, फ्रांस, इटली आदि देशों की सेना और नौसेना शामिल है। इस ऑपरेशन का कारण ताकि रेड सी, बाब अल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन में मैरीटाइम ट्रैफिक यानी समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके। समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल व्यापार का 10% और सालाना लगभग $1 ट्रिलियन का माल इसी रूट से होकर गुजरता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी का 15% से भी अधिक हिस्सा है। नवंबर 2023 के बाद से ही यमन में हूती विद्रोहियों ने सिविलियन ट्रांसपोर्ट शिप्स पर एंटी-शिप मिसाइल और अटैक ड्रोन्स के साथ 100 से भी अधिक हमले किए हैं। हूतीज ने हेलीकॉप्टर हमले में इजराइल से जुड़ा ट्रांसपोर्ट शिप गैलेक्सी लीडरशिप को हाईजैक कर लिया है और उन्होंने अभी भी शिप और उसके क्रू के 25 मेंबर्स को बंधक बना रखा है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र में यूएसएस कार्नी, थॉमस हैंडर, मेसन और लेबॉन तैनात किए हुए हैं। उन्होंने नवंबर से अब तक हूतीज द्वारा दागे गए 50 से भी अधिक हमलों को विफल कर दिया है। रेड सी में डेडिकेटेड 5 टास्क फोर्स में से एक यूनिट 153 है, जो बहरीन में स्थित एक काउंटर पायरेसी यूनिट है, जिसका काम समुद्री लुटेरों को रोकना है। इसी यूनिट 153 के माध्यम से अमेरिकी नेवी ने नई टास्क फोर्स की कमान संभाली है। इस क्षेत्र में 5 डिस्ट्रॉयर, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 लैंडिंग शिप्स भी मौजूद हैं और उनमें से प्रत्येक लैंडिंग शिप पर लगभग 1600 मरीन इन्फेंट्री हैं, जिन्हें बस किनारे पर जाने का बहाना भर चाहिए। हालांकि भारत ने भी 2 डिस्ट्रॉयर यहां पहुंचा दिए हैं, INS कोच्चि और INS कोलकाता, और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी मूव हो चुका है। अदन के इस तट पर इस तैनाती का उद्देश्य हूती कंट्रोल्ड एरिया में पायरेट्स के हमलों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है। क्योंकि वहां स्थिति अस्थिर है, आप आगे भी ये जान सकें कि वहां चल क्या रहा है, मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा और इसके लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। ये बाब अल मंदेब है। ये सबसे संकरा बिंदु है, सबसे नैरो पॉइंट, जिसकी चौड़ाई करीब 29 किलोमीटर है। हालांकि 29 किलोमीटर बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट शिप के लिए जिसका वजन 1 लाख टन तक हो सकता है, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए केवल 2 ही चैनल बनते हैं। मिलिट्री टर्म्स में इसे चोक पॉइंट कहा जाता है या फेटल फनल भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि शिप्स के रास्ते का पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाता है और इसलिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स आसानी से टारगेट कर सकती हैं। इसी कारण दुनिया की 5 टॉप शिपिंग कंपनीज ने लंबा रास्ता अपनाने का फैसला किया है, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर निकलने का। भारत समेत दुनिया भर में अभी तक ये खबर पहले पेज की खबर नहीं बनी है और इसका कारण ये है कि ट्रांसपोर्ट शिप्स अभी भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। हालांकि इसमें टाइम अधिक लग रहा है और पैसा भी। सबसे बड़ी वजह कि अभी तक कोई मारा नहीं गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा और हमले नहीं रुके तो हमें कीमतें आसमान छूती हुई दिखेंगी। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन, फंडिंग और हथियार प्राप्त है। हालांकि ईरान पब्लिकली इससे इनकार करता है, क्योंकि ईरान ने दशकों बाद ये सीख लिया है कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होनी चाहिए। 1980 के दशक में ईरानी नेवी ने फ्री नेविगेशन को बाधित करने के लिए बे ऑफ एडन या एडन की खाड़ी में सी माइंस लगाई थी और उनसे यूएस का एक फ्रीगेट हिट हो गया था, जिसके जवाब में यूएस नेवी ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान ईरान की आधी से ज्यादा नेवी को नष्ट कर दिया था। इसलिए ईरान हूती विद्रोहियों को अपने फेवर में यूज कर रहा है। यूएस के सिक्योरिटी ऑफिशियल जॉन किर्बी ने कहा कि इन हमलों को रोकना होगा। अमेरिका और उसके एलाइज और पार्टनर्स को इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और इन जहाजों की सुरक्षा के लिए जो करना होगा वो करेंगे। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो लगता है कि अमेरिका सीधे हूती से लड़ने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने हाल ही में निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-69 और उसका स्ट्राइक ग्रुप बे ऑफ एडन ट्रांसफर कर दिया है और ऐसा माना जाता है कि नेवल कमांडर्स के पास ये डायरेक्शन है कि अगर वो डिसाइड करें तो हूतीज पे हमला भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यमन के अंदर स्पेशल फोर्सेस और JTACs पहले से मौजूद हैं, जो इस समय हूती लोकेशंस पर केवल वॉच रख रहे हैं।
एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद लगभग 65 F-16 सुपर हॉर्नेट से एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग करने के लिए जो गाइडिंग चाहिए होगी, ये स्पेशल फोर्सेस और जेटैक्स वही काम करेंगे। ये सुपर हॉर्नेट्स इमरजेंसी में बिना रुके एक दिन में या 24 घंटों में 240 सॉर्टी भर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ सिर्फ तुक्के और अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस में जो बयान दिया है उससे साबित होता है कि यमन में आईएसआईएस आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल फोर्सेस पहले ही से जमीन पर मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका में अभी से ये प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि क्या इस ऑपरेशन को अमेरिका के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जारी रखा जाना चाहिए, जिसमें विदेशी जहाजों के लिए ये सुरक्षा सेवा दे रहे हों। हालांकि उन देशों की नेवी ना मौजूद है और ना ही मदद के लिए आने वाली है। दूसरा प्रश्न, चूंकि अमेरिका को समय समय पर डिफेंस सप्लाईज के साथ अमेरिकी जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी, तो क्या केवल रक्षात्मक या डिफेंसिव रूप से जनरल ट्रांसपोर्ट की बहाली सुनिश्चित करना पर्याप्त होगा? अर्थात बिना पलटवार किए हूती हमलों का मुकाबला करना क्या संभव है, और क्या ये बुद्धिमत्ता होगी? यानी लोग ये पूछ रहे हैं कि आप अटैक क्यों नहीं करते। यहाँ तीसरा प्रश्न ये है, अमेरिकन नेवल एस्कॉर्ट इस लेवल को कब तक बनाए रख सकती है? अभी एक कंप्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और उनके मेजॉरिटी एम्फीबियस ग्रुप इसी एरिया में है, लेकिन अभी अगर कहीं और कुछ हो जाए तो क्या उन्हें यहाँ से हटा लिया जाएगा, और हटा लिया गया तो फिर क्या होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि हूतीज ने अभी तक अपने हमलों में कोई कमी नहीं की है, इनफैक्ट वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ईरान ने हाल ही में अरब सागर में एक जहाज पर हमला किया, और सोमालिया के जो समुद्री डकैत हैं वो हूती विद्रोहियों के साथ हो सकते हैं। उनके अनुसार इस मुद्दे की जड़ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्द से जल्द समाधान हो पाएगा, और क्या उसके बाद हूती और ईरान की समस्या खत्म हो जाएगी?